हाँ तो नमस्कार दोस्तों अगर आप एसएससी बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज आपका एक प्रश्न तैयार होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इस पर आधारित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो और चाहे रेलवे की हो। ये तीनों ही एग्ज़ाम जो है इनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बिना देरी किए हुए और अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पिछली क्लास में अपन ने भाजकता के नियम वगैरह पढ़े थे और उसी से आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना टॉपिक है वो भी भाजकता ही है, यानी भाजकता की बेसिस कोई क्वेश्चन होंगे, यानी आपके डिविजिबिलिटी बेसिस के क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन अपन करेंगे। अब देखो क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा रखा है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ। तो देखो एक संख्या है 3, 5, x, 0 और 7, यानी 5 अंकों की संख्या है और इसमें एक जो आपके पास डिजिट है वो गायब है, उसकी जगह पर कौन है? x है। अब कह रहा आप ये जो संख्या ये 9 से पूर्णतः भाज्य है तो x का मान क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि ये 5 अंकों की कोई संख्या है जो 9 से पूर्णतः भाज्य है तो x का मान क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्या करना है, अब याद करिए अपन कि अपना जो भाजकता के जो नियम थे उसमें हमने 9 के लिए क्या नियम पढ़ा था। 9 के लिए हमने देखा था कि संख्या जो है उसके अंकों का योग करो और अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो देखो अपन ये जो संख्या है इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और संख्या जो अंकों का योग है वो क्या, देखो 3 + 5 + x + 0 + 7। तो देखो x है वो तो जुड़ेगा नहीं, वो तो प्लस में x आएगा। अब जोड़ो इनको, जो संख्या उनको जोड़ो, 3 और 5 8 और 0 8 और 7 15 हो गई। अब देखो 15 हो गए तो अपने को क्या करना, 15 में तो 9 का भाग नहीं जा रहा है। अगर एक रखें तो एक यहाँ, अगर एक रखेंगे तो एक जुड़ के 16 हो जाएगा, 16 में नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ कितना रख सकते हैं अपन? अगर x की जगह पर अपने पास 3 होता तो देखो 3 5 3 8 और 3 11 और 7 18 और 18 में 9 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर अपने को कितना रखना पड़ेगा, इन x की जगह पर कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आए तो हम इस तरीके से उसका आंसर कर सकते हैं। या 3 से ही पूछा था तो 3 के लिए भी अपना तरीका यही है। तो समझ में आ गया होगा मेरे चार से क्या करना है 9 के लिए, यानी कोई भी संख्या दे रखी है अगर वो 9 से पूर्णतः भाज्य की बात कर रहा है तो उसके अंकों का जो योग है उसमें भी 9 का भाग जाएगा। तो इसमें अंकों का योग अपन ने किया और उस अंकों के योग में और अपन देख रहे हैं कि 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो अंकों का योग हमने किया और वो आया अपने पास, कितना आया था? 8 7 15 और प्लस x आया। अब x की जगह पर कितना लें कि ये 18 हो जाए, क्योंकि 9 का भाग तो किस में जाएगा? तो 9 में जाएगा, या 18 में जाएगा, 27 में जाएगा। तो यहाँ x से, क्योंकि 15 से माइनस है तो अपन ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंक है ये कुछ धनात्मक अंक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है अपना, तो माइनस होता ले नहीं सकते। तो 9 तो आने का मतलब ही नहीं है। प्लस में लेंगे तो 3 लेंगे तो 18 हो जाएंगे, ठीक है, 27 अपन बना नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा, x का मान कितना हो जाएगा? इन x बराबर हो गया 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, देखो वो भी सिंपल है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है देखो ऐसा ही है, संख्या 5 8 2 4 x, यानी ये भी 5 अंकों की संख्या है, 11 से भाज्य हो तो x का मान क्या होगा? यानी इस बार किसकी बात कर रहे हैं? 11 की बात कर रहा है। अब याद करो 11 के लिए अपने भाजकता नियम क्या पढ़ा था? 11 के लिए हमने भाजकता नियम ये पढ़ा था कि जो सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, उनका अंतर निकालेंगे। वो अगर 11 से भाज्य तो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 11 से भाज्य है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सम अंक, जो सम स्थानों पर जो अंक आएंगे वो और विषम स्थानों पर जो अंक आएंगे वो, उनका अंतर या तो वो 0 आएगा या फिर 11 का कोई न कोई गुण जाएगा। तो देखो चेक करते हैं अपन, ये हो गए 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर, और ये हो गया अपने पास 2 नंबर और 4 नंबर पर। तो इनका योग कितना हुआ? 5 और 4 9 और प्लस x, यानी 9 + x हुआ। और ये कितना हो रहा है? 8 और 4 12, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, या तो वो अंतर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए,
या फिर वो क्या आना चाहिए, 11 का कोई ना कोई गुण आ जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ x की जगह 3 लेता हूँ तो 9 + 3 यानी कितना हो गया, 12 हो गया, 12 - 12 हो गया 0 बस। अगर फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि यार 3 क्यों लिया, 3 के अलावा और भी संख्या ले सकते हैं। तो देखो यहाँ ये संख्या 11 से भाज्य है, तो इनका अंतर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 11 आएगा, या फिर इसका कोई 11 का गुणा जाएगा। तो 11 कब आएगा, 11 तब आएगा ये जब इस संख्या में से अपन 12 घटाएं, और 12 घटाएंगे तो इसका मतलब ये 23 होना चाहिए। 23 में से 12 घटाएंगे तब 11 आएंगे। अब ये 23 कब बनेंगे, जब इसमें 14 जोड़ें, और x का मान 14 नहीं ले सकते क्योंकि x तो क्या है, एक अंक ही तो है, और ये क्या हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई 14, तो इसमें तो 2 अंक हो गए। तो ये अपन यहाँ पर x जो है वो क्या होगा, एक अंक ही है कोई ना कोई। और यहाँ अगर हम इसको 11 बनाएं तो 11 के लिए हमें 14 लेना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं क्योंकि 14 तो एक 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में खूब आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखो एक इससे आगे क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें कि 2 की घात 47 प्लस 2 की घात 48 प्लस 2 की घात 49 प्लस 2 की घात 50 ये संख्या दे रखी है। किस संख्या से पूर्णतः भाजित है। यहाँ ऑप्शन दे रखे अपने को कि ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, यानी कौन कौन है, 9, 10, 11 और 13, इनमें से कौन सी संख्या से पूर्णतः भाजित है, तो ये चेक करना अपने को। तो देखो अब हो गई समस्या कि 2 की घात 47 तो बहुत ज़्यादा संख्या आएगी, 2 की घात 48 करें तो वो भी काफ़ी बड़ी संख्या आएगी। तो देखो ऐसे प्रश्नों में अपने को क्या करना है कि छोटी घात देखो, सभी में आधार तो देखो सभी में समान है, 2, 2, 2, 2 सब में समान है, और इसमें छोटी संख्या कितनी है, 47। तो छोटी घात जो वो अपन कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ पर अपन 2 की घात 47 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा, 1। अब 2 की घात 47 48 30 में से 2 की घात 47 कॉमन ले ली तो एक घात बच गई 2 की, यानी 2 की घात 1। ठीक है, इसमें से 49 में से 47 कॉमन ले ली, 2 की घात 2 बच गई, 2 की घात 2 का मतलब 4, और 50 में से 47 कॉमन ले ली तो 3 बच गई, और 2 की घात 3 का मतलब 8। अब इनको जोड़ो भाई, तो 2 की घात 47 और 8 4 12 और 2 14 और 1 15, ये आ गया। अब 15 जो है वो क्या है, उसके फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 5 ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या, इस संख्या में किसका भाग जाएगा, एक तो देखो 2 दिख रहा है अपने को तो 2 का पक्का जाएगा, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो तो 3 और 5 ही है जिनका भाग जाएगा, क्योंकि 2 की घात तो आप बढ़ाते जाओगे, 2 की घात 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 की घात 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 की घात 47 करोगे तो कोई ना कोई बड़ी संख्या आएगी, वो भी सम संख्या आएगी। ठीक है ना, जो कि संयुक्त संख्या होगी। तो अपने पास ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में 9 दे रखा है, तो 9 3 अकेला है, अगर 3 एक और होता यानी 3 गुणा 3 होता तो ये संख्या 9 से भाज्य हो जाती, तो इसका मतलब 9 तो ऑप्शन कट हो गया। फिर देखते हैं 11, तो 11 तो क्योंकि खुद ही एक अभाज्य संख्या है और 11 इसमें है नहीं, इसका मतलब 11 से भी भाज्य नहीं हो सकता। और 13 भी एक अभाज्य संख्या है जो इसमें नहीं है, तो 13 से भी भाज्य नहीं हो सकता। अब बच गया कौन, 10 तो इसमें सीधा नहीं आया हुआ है। लेकिन देखो क्योंकि ये जो संख्या है वो 3 से भी भाज्य है, 2 से भी भाज्य है, 5 से भी भाज्य है, तो 3 गुणा 5 से भी भाज्य होगी, और 2 गुणा 3 से भी भाज्य होगी, और 2 गुणा 5 से भी भाज्य होगी। इसका मतलब कि 2 गुणा 5 का मतलब कितना हो गया, 10, तो ये संख्या 10 से भी भाज्य होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न भी अपने को एग्जाम में मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उससे करने से पहले और मैं एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी ये अपनी छोटी क्लासों में खूब देखी हुई है, बच्चों जब हम 4th 5वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय भी आई हुई है। और देखो क्या है, जब हम भाग करते थे, भाज्यता पढ़ रहे हैं तो भाग से संबंधित कोई बात होगी, तो देखो भाग करते थे तो हमारे पास 4 शब्द मिलते थे। जैसे एक नाम आता था भाज्य, एक आता था भागफल, एक आता था शेषफल, और एक आता था भाजक। ये शब्द आते थे। इंग्लिश में अगर इनकी बात करें तो ये तो डिवाइडेंड हो जाएगा, ये भागफल आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, शेषफल रिमाइंडर हो जाएगा, और ये आपका डिवीजर हो जाएगा जिससे अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवीजर हो गया। ठीक है, तो ये डिवीजर हो गया, ये डिवाइडेंड जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाएगा वो भाज्य होगा।
जिसका भाग दिया जाएगा वो भाज्य होगा, जो भाग देने के बाद जो संख्या मिलती है अपने को भागफल, और शेष बचेगा वो शेषफल। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तो होता है भाज्य, भाज्य में अपन भाग देते हैं, ये होता है भाजक, और यहाँ था भागफल, और नीचे यहाँ पर बच जाता है शेषफल। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है अपने को, जो कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन इस टाइप के मैंने लिखे हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और हैं वो और बताऊंगा। देखो ये जो चार चीज़ हैं, भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल, इनमें एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या है? संबंध ये है कि इनको दोनों को गुणा करें और फिर इसके अंदर ये ऐड कर दें। ये हम बच्चों को बताते हैं कि भाई इनको पहले और भाजक और भागफल को गुणा करो और शेषफल जोड़ दो, अगर भाज्य आ जाए तो अपना भाग सही है। ये तो बात थी, तो बस यही बात यहाँ पर है। तो भाज्य बराबर क्या हो गया? भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये हो गया। यानी यूँ कह सकते हो, भाज्य को अपने मान लीजिए कि कोई संख्या p है और उसमें अपन g का भाग दें, q बार भाग चला जाए और r शेष बच जाए, तो ये भाज्य बराबर हो गया p बराबर हो गया g इंटू क्यू और प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं या विभाजन परिमेय का भी बोलते हैं। तो ये अपने को बस ये रिलेशन याद रखना है, इस पर आधारित अपने को क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। अब देखो क्या है ये, इसी पर बेसिस क्वेश्चन अपना क्या, किसी भाग देने की प्रक्रिया में, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक किसका है? भागफल का तो कितना हो गया? 10 गुना हो गया, और शेषफल का हो गया 5 गुना। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा? अब देखो यहाँ पर ये रिलेशन तो अपने को मैं छोड़ रहा हूँ यूँ, ठीक है, ये याद रखना अपने को। अब क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए आप, भाजक भागफल का तो कितना है, यानी मैं लिख रहा हूँ भाजक जो है वो क्या है, चौथा क्वेश्चन है, भाजक क्या है? भागफल का 10 गुना, तो 10 गुना भागफल, एक तो ये रिलेशन दे रखा है, साथ में कह रहा है, और शेषफल का 5 गुना है, कौन? भाजक ही। तो भाजक क्या है? शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना है, 5 गुना शेषफल, ये तो अपने को दे रखा है। अब प्रश्न में एक बात और भी दे रखी है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करना है। तो देखो शेषफल तो दे रखा अपने को कितना? 46, इनको गुणा करते हो तो 6 30 और 4 5 20 और 3 23, ये आ गया कौन? भाजक आ गया। भाजक कितना आ गया? 230 आ गया। ठीक है, अपने को तो भाजक नहीं चाहिए, अपने को तो भाज्य चाहिए। तो देखो मैं यहाँ से भाजक को अगर 230 यहाँ रखता, क्योंकि भाजक 230 आ गया ना, तो 230 अगर अपन यहाँ रखते हैं, कहाँ? यहाँ, तो 10 बराबर गुणा भागफल, और यहाँ से अपन भागफल निकाल सकते हैं। तो भागफल कितना आ गया? क्योंकि ये 10 गुणा में इस साइड आएगा तो भाग में आएगा, तो 230 बटे 10 यानी कि 23 आ गया। तो भागफल कितना आ गया? 23 आ गया। भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, और शेषफल दे रखा अपने को 46, तो भाज्य निकाल सकते हैं आराम से। तो भाज्य बराबर क्या है? अपने पास एक रिलेशन है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है? भाजक तो आ गया 230, और गुणा भागफल कितना है? भागफल आ गया 23, और प्लस शेषफल कितना है? 46। बस कर लो इनको गुणा, तो 0 529 यानी 5290 प्लस 46। अगर आप इनको जोड़ते हो तो 6 3 3 5 ही आ गया, 5336। तो ये था अपना ऐसे विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर एक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी अपने को एग्जाम में मिलते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही देखो, वो क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी संख्या में 14 का भाग देने पर शेषफल 9 आता है और 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? देखो क्या दे रखा है, किसी संख्या में 14 का भाग देने पर शेषफल आता है 9, तो उस संख्या में 7 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? देखो ऐसे प्रश्न जब आए तो उनको अपने को करने का तरीका क्या होगा? देखो कोई संख्या है तो उस संख्या अपने को नहीं पता कौन है, वो x है, ठीक है, और x में हमने भाग दिया कितने का? 14 का, ठीक है। कितनी बार गया भाग अपने को नहीं पता कितनी बार गया, ठीक है। शेषफल मिल गया अपने को कितना?
शेषफल मिल गया अपने को 9 मिल गया। ठीक है, शेषफल मिल गया 9। अब भाग कितनी बार गया, चलो ये मान लेते हैं कि ये भाग गया अपने पास a बार चला गया, यानी कोई संख्या x है और उसमें हमने 14 का भाग दिया, भाग देने के बाद में शेषफल बच गया 9 और भाग चला गया a बार। ठीक है, या चलो मैं y लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, y लिख देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर है विभाजन एल्गोरिथम जो उसका अपन यूज करें तो उसमें क्या आएगा, x बराबर 14y प्लस 9, यही तो आएगा। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आएगा। अब ये संख्या जो थी ना वो अपने को ये मिल गई, क्योंकि x अपने वो संख्या मानी थी जिसमें भाग दिया जा रहा था, तो ये संख्या मिल गई अपने को। अब आगे कह रहा है कि यदि तो 7 का भाग देना इसी संख्या में, अगर इस संख्या में हम 7 का भाग दें तो 14y प्लस 9, अगर इसमें हम 7 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये 14y दे रखा है, तो 14 में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, अब कौन बच गया आगे, 9 बच गया। 9 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो वो कितना आएगा, 7 का भाग एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 2। बस प्रश्न ये तो पूछा अपने को कि शेष क्या बचेगा, भाग देने पर शेष क्या आता है, तो कितना आएगा शेष, इसमें 2 आएगा। अब देखो ये तो हो गया अपना तरीका। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में तो देखो शॉर्टकट है क्या, कि यहाँ कोई संख्या यदि किसी संख्या में 14 का भाग ध्यान दें, यहाँ पर 14 का भाग देने पर शेषफल 9 आता है, तो 7 का भाग देने पर क्या आएगा, यानी हमने 14 का भाग दिया तो शेषफल ये मिला, और अगर इसी का कोई फैक्टर उसका भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। देखो 14 और इस 14 का फैक्टर कौन है, 7, तो 14 यहाँ पर कोई संख्या होगी उसका फैक्टर का ही भाग अगर दिया जा रहा है दोबारा, उसी के गुणनखंड का अगर भाग दिया जा रहा है, तो देखो 14 का फैक्टर हो गया 7, तो 7 का भाग देना है, तो यहाँ कोई संख्या उसी के फैक्टर का अगर भाग दिया जा रहा है तो ध्यान रखिए सीधा जो शेषफल आता है ना उसमें भाग देगी, देख लो जो शेष बचेगा वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ 9 है शेष, यहाँ 14 का भाग देने पर शेष क्या बच रहा था, 9 बच रहा था, और फिर इसका फैक्टर कौन है 7, 7 का भाग दे रहे हैं, तो 7 का भाग देने पर कितना बचेगा, यानी 9 के अंदर हम 7 का भाग दे देंगे तो वो कितना आ जाएगा अपने पास से आ जाएगा 2, शेषफल बच जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सीधा भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन और भी मिल सकता है अपने को, क्या, देखो यही क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ। यदि किसी संख्या में 14 का भाग देने पर शेषफल 9 आता है तो उसी संख्या के वर्ग में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। किसी संख्या में 14 का भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 9 आता है, और उसी संख्या के वर्ग में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो तरीका तो वो ये हो गया, ठीक है भाई, संख्या अपने में मिल गई, इसका वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग में अपने को क्या करना है, 7 का भाग देना है, तरीका ये हुआ। तो उस स्थिति में भी क्या करना आपको कि यहां पर पहला जो भाग दिया जा रहा है और दोबारा जब उसी के फैक्टर का भाग दे रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तरीका अपना वही होगा। जो शेषफल बच रहा है, वर्ग की बात कर रहा तो शेषफल के वर्ग में भाग दे दो, अगर घन की बात कर रहा तो शेषफल के घन के अंदर भाग दे दो। ठीक है, वही अपना आंसर हो जाएगा। यानी जो भाग वर्ग में शेषफल के वर्ग में भाग देंगे, शेषफल बचे वही अपना आंसर, घन के अंदर में भाग दें, शेषफल बचे वही अपना आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ये था अपना कि यदि किसी संख्या में 14 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल आता 9, और उसी संख्या के वर्ग में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, तो हमने संख्या निकाली थी, वो संख्या तो ये मिली थी अपने को कि भाई वो संख्या कौन थी, x थी, और वो x ये आई थी अपने पास। ठीक है, और इसके वर्ग में अगर हम 7 का भाग दें, प्रश्न ये तो है कि इसके वर्ग में 7 का भाग दो, तो इसके वर्ग में अगर हम 7 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो उस स्थिति में क्या आएगा शेषफल, आपको कुछ नहीं करना, ये जो यहां पर जो शेषफल था उसके वर्ग में भाग दे दो, जो आंसर अपना जो शेष बचेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 9 का वर्ग कितना होगा, 9 का वर्ग हो गया 81, और 81 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा उस स्थिति में, और अपना 1177 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा, यहाँ शेष हो जाएगा 4। ठीक है, अगर यहाँ घन की बात करें, यही क्वेश्चन कह देता कि यदि किसी संख्या में 14 का भाग देने पर शेषफल 9 आता है तो उसी संख्या के घन में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो उस समय जो शेषफल है उसके घन में आप 7 का भाग दे दो। ठीक है, और घन में 7 का भाग देना, तो अब जो 9 का घन करेंगे अपने और उसमें 7 का भाग देंगे तो संख्या कितनी आएगी, यानी 729 हो गए। 9 का घन 729 होता है, ये अपने को पता है। ठीक है, यहाँ से अपन इसका निकालेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि विशेष फल एक आ जाएगा। या यूं कर लो आप सीधा ही कि 9 के अंदर अगर हम
7 का भाग देते शेषफल कितना आता है 2 आता है। अब 2 की घात 3 करेंगे कितना हो गया 8, और 8 में 7 का भाग देते शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक ही मैंने लिखा है और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने 3 बता दिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी वर्ग में अगर भाग दिया जाए तो क्या आएगा और घन में भाग दिया जाए तो क्या आएगा, इस तरीके से अपने को करना है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आगे। देखो इसी के ऊपर है, वो थोड़ा सा अलग है। यदि दो संख्याओं को 13 से 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 11 व 13 प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, यानी शेष क्या बचेगा उस समय, शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा अपना। ठीक है, तो देखो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तरीका वही है। क्या कह रहा है, दो संख्या है तो दो संख्या, एक तो मान लो x1 मान लो, दूसरी मान लो x2, दो संख्या हो गई। इन दोनों संख्याओं में इन x1 में हमने 17 का भाग दिया और शेष कितना आ गया, यानी कितना बच रहा है 11 बच रहा है। बाकी कितनी बार जा रहा है, ए बार चला गया। चलो तो यहाँ से x1 का मान कितना आ गया, x1 बराबर हो गया 17a प्लस 11 हो गया। और यहाँ से x2 के अंदर अगर हम 17 का भाग दें तो 17 का भाग दें शेषफल कितना आ रहा है 13 और b बार चला गया। तो यहाँ से x2 का मान कितना आ गया 17b प्लस 13 हो गया। अब क्या कर रहा है इन दोनों के योग में, तो देखो x1 प्लस x2 इनका योग करेंगे तो वो कितना आएगा 17a प्लस 11 और 17b प्लस 13। अब कितना हो गया, देखो 17a और 17b इनको तो एक साथ लिख दो, 17a प्लस 17b और 11 और 13 कितना हो गए 24। इन दोनों में 17 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b और प्लस 24, ये आ गया इनका योग। अब प्रश्न में क्या कह रहा है अपने को कि इन दोनों के योग में कितने का भाग देना, अपने को 17 का भाग देना है। इन योग ये अगर इसमें अपने को देना है 17 का भाग, तो देखो 17 का भाग अगर देंगे तो इसमें तो चला जाएगा 17 का भाग, इसमें देंगे तो कितना आएगा, यानी 24 में 17 का भाग देंगे आगे, भाई इसमें तो पूरा पूरा जा ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ शेषफल आ जाएगा 0। यहाँ पर 24 में 17 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यानी 24 में 17 भाग एक बार चला जाएगा और शेषफल आ जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना हो गया 7 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए कि दो संख्याओं को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 11 और 13 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योग को भी 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या करना आपको कि जो शेष बचे ना इन दोनों के योग में ही 17 का भाग देगी, देख लो वही अपना शेष जो बचेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। यानी जो दोनों शेष बचे हैं उन दोनों के शेष को जोड़ो और 17 का भाग देखिए शेष निकाल लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो एक इस टाइप क्वेश्चन था, ये अपन ने कर लिया। अब देखो कुछ बातें और है इसमें, वो और देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो x प्लस वाई की होल पावर n, ये 11th क्लास में आती है मैथमेटिक्स पार्ट में, जिसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका अगर हम प्रसार लिखते हैं, इसकी होल घात n करते हैं तो अपने पास आता है x की घात n प्लस n c1 x की घात n माइनस 1 इंटू वाई प्लस n c2 x की घात n माइनस 2 वाई स्क्वायर, और इस प्रकार से चलता जाता है, ये y की पावर n आता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन n की मान कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लें 3 ले लें। तो जैसे अपन x प्लस वाई की होल पावर 2 करते हैं तो ये अपने पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ही आता है, जो कि अपन सभी जानते हैं कि a प्लस बी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही होता है। अगर हम 3 करते हैं
तो ये आता है अपने पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आता है। या फिर इनको गुणा करेंगे तो जो इससे निकल के आता है, यानी 4 पद आएंगे, ये वो आएगा। ठीक है, हम इसको सीधा जानते हैं फॉर्मूला ही, या यूँ कर लो। चलो मैं इसकी तरह एक बार लिख देता हूँ कि भाई एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब, सॉरी वो गलत लिख दिया था मैंने। तो एक्स क्यूब प्लस 3x वाई, इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब, वाई क्यूब बच गया, ये बच गया। ठीक है, तो देखो अपने को ये तो फॉर्मूले अपने को याद रखनी है। ठीक है, कई बार इन पर क्वेश्चन आता है। और इसी के साथ देखो एक फॉर्मूला और भी आता है अपने पास, है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी मैं यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालूँ, यहीं से निकाल रहा हूँ। देखो तो वो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब अपॉन, सॉरी एक्स प्लस वाई की होल क्यूब और -3, ये पूरा पद इस साइड आ जाएगा, 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें अपन x प्लस वाई ले लेंगे कॉमन, क्योंकि पावर 3 है और ये 1 है, तो ये आ गया अपने पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -3x वाई आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें किस चीज़ का भाग जा सकता है, x प्लस वाई का भाग चला जाएगा, ये भाग चला जाएगा। तो अपने को याद यहाँ पर ये रखना है कि अगर आपको कहीं पर भी x की पावर n प्लस वाई की पावर n मिले, x की पावर n प्लस वाई की पावर n मिले और n क्या हो, विषम हो, n क्या हो, विषम हो, विषम संख्या हो। जैसे देखो यहाँ 3 लिखा मैंने, तो 3 की जगह 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है, 11 भी हो सकता है। तो n के मान अगर विषम हो तो उस स्थिति में ये x प्लस वाई से पूर्णतः भाजित होगा। इन x की पावर n प्लस वाई की पावर n और n क्या हो, विषम हो, तो x प्लस वाई से पूर्णतः भाजित होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अपना ये है, तो ये समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिखा है कि देखा मैंने 3 के लिए करके देखा और निकाल लिया कि भी x प्लस वाई से डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप 5 करोगे तो उसके लिए भी ये आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने पास एक रिलेशन बन गया कि x की पावर n प्लस वाई की पावर n और n विषम संख्या है, तो उस वो संख्या जो वो x प्लस वाई से पूर्णतः डिवाइड होगी, यानी शेषफल उस स्थिति में 0 आएगा। ठीक है, तो ये अपने सीखा है यहाँ। तो एक क्वेश्चन इस पर से एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसा किस प्रकार से आता है। देखो क्वेश्चन दे दिया अपने को, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी संख्या 29 की घात 37 प्लस 17 की घात 37 से 37 को पूर्णतः भाजित करती है। और ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन 2, 11, 2, 13, 11 और डी में दे रखा 46। ठीक है, तो देखो अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और घात देखो बड़ी घात आ गई, इनको अपन सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दे दिया, 29 की घात 37 और 17 की घात 37, तो ये तो हो गया अपना x और ये हो गया y, हो गया इस प्रकार का x की पावर n और y की पावर n, और n क्या है, n हो गया यहाँ पर 37, तो n ये क्या है, विषम ही तो है, विषम संख्या 37। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये x प्लस वाई से पूर्णतः भाजित होगा, और तो किसी का भाग जाए नहीं जाए लेकिन इससे जरूर होगा x प्लस वाई से। तो देख लेते हैं। तो देखो x प्लस वाई से, अच्छा पूर्णतः विभाजित नहीं करती आएगा इसमें, नहीं, ठीक है ना, नहीं पूर्णतः विभाजित नहीं करते, नहीं है,
ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या जो इनको पूर्णतः विभाजित नहीं करती है। तो देखो n का मान 37 आ गया। अब क्या था ये, इन इस प्रकार की फॉर्म बन गया, x की पावर n प्लस वाई की पावर n बन गई, और n है विषम संख्या, तो x प्लस वाई से विभाजित होगा। तो x प्लस वाई कौन है, x प्लस वाई तो क्या है, x तो 29 और y कितना है 17, इससे विभाजित होगा, और इनका योग कितना आएगा 46। इसका मतलब ये संख्या 46 से तो विभाजित होगी। ठीक है, अब 46 से विभाजित होगी तो इसके जो गुणनखंड होगी उससे भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इससे गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो एक होगा, तो एक तो सब सभी होते हैं एक से, तो छोड़ो एक को, तो 2, 23 और 46, यानी ये संख्या जो है वो 2 से भी विभाजित होगी, 23 से भी होगी और 46 से भी होगी। तो किससे नहीं होगी, फिर ऑप्शन देख लो, 2 से भी हो रही है, ये 23 करो भाई, यहाँ 23 से भी हो रही है, 46 से भी हो रही है, तो 11 से नहीं हो रही, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नहीं ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर अपने को एक ही रिलेशन याद रखना है कि x की पावर n प्लस वाई की पावर n जो है वो x प्लस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी, कब, जब n क्या हो, विषम हो। ठीक है, अब एक रिलेशन तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, इसी प्रकार से अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n और n क्या हो, विषम हो, तो ये x माइनस वाई से भी पूर्णतः विभाजित होगा, x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी। उस स्थिति में x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी x की पावर n प्लस माइनस वाई की पावर n, और n क्या है, विषम है, तो उस स्थिति में ये संख्या जो x माइनस वाई से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 3 रिलेशन आएंगे यहाँ, देखो एक ये हो गया, दूसरा ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन अपना ये है कि क्वेश्चन ये है कि संख्या 49 की पावर 51 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। और ए ऑप्शन दे दिया 50, बी ऑप्शन दे दिया 51, सी ऑप्शन दे दिया 29 और डी ऑप्शन दे दिया 8। ठीक है, ये संख्या दे रखी है अपने को। अब देखो क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि अभी मैंने बताया कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n, अगर n विषम है तो ये x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखो ये 51 और 1 है, तो 1 को तो अपन कितनी भी घात लगा सकते हैं भाई, 49 की पावर 51 माइनस 1 है, तो 49 की पावर 51 और माइनस 1 की पावर 51 कर सकते हैं अपन, है ना, 1 की घात 51 कर सकते हैं। तो देखो ये किससे डिवाइड होगा, यानी 49 माइनस 1 से x माइनस वाई से डिवाइड होगा, तो x कौन है 49 और y कौन है 1, तो x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब ये 48 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब 48 से पूर्णतः विभाजित होगा, 48 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो 48 के गुणनखंड लिखो, 2 से भी पूरा जाएगा, इसमें 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा, 48 का भी जाएगा। इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ऑप्शन में कौन से दे रखे हैं, 50 नहीं होगी, 51 नहीं होगी, 29 नहीं होगी, तो किससे होगी, 8 है क्या ऑप्शन में, तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपने को एग्जाम में मिल सकता है। तो ये याद रखना अपने को कि x की पावर n प्लस वाई की पावर n, अगर n विषम है तो x प्लस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी, और x की पावर n माइनस वाई की पावर n और n विषम है तो x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो अगर ये सम हो तो क्या होगा, देखो तीसरी बात ये है अपनी कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n और n क्या हो, सम हो, तो ये जो संख्या है ना, ये x माइनस वाई और x प्लस वाई से पूर्णतः विभाजित होगी भी, पूर्णतः विभाजित होगी, यानी इससे तो विभाजित होगी ही। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल से x माइनस वाई और x प्लस वाई, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इनके दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। तो देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन अपना ये है कि 23 की घात 10 माइनस 2 की घात 10 संख्या ये है। ठीक है, और मैं ये जो संख्या है ये
संख्या 10 की 23 की घात 10 माइनस 2 की घात 10 को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, विभाजित नहीं करेगी, पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, यानी कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। तो देखो ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा 3, बी दे रखा 5, सी दे रखा 7 और डी दे रखा कितना 4। ये ऑप्शन दे रखा है अपने को। अब कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी ये चेक करना है। तो देखो अभी हमने एक रिलेशन लिखा कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n, अगर n सम हो तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो ये x की पावर n हो गई, ये माइनस वाई की पावर n हो गई, n सम है, n का मान 10 है तो सम है। तो क्या होगा, ये एक तो 23 माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका मतलब 21 से पूर्णतः विभाजित है, और एक 23 प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब 23 प्लस 2 यानी 25 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन में दे रखा अपने को ऑप्शन में दे रखा अपने को कि ये संख्या 21 से भी विभाजित है और 25 से भी है, तो इनके गुणनखंडों से भी होगी और इन दोनों के गुणा से भी होगी, 21 और 25 से भी होगी। 21 का वो 3 गुणा 7 और ये हुआ 5 गुणा 5, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है, 7 से भी है, 5 से भी है, 21 से भी है, 25 से भी है। ठीक है, तो 3 से है, 5 से है, 7 से है, तो किससे नहीं है, तो 4 से नहीं होगी। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा।